अध्याय 1 भाग 1। कहानी की शुरुआत जापान के एक पुराने घर से होती है। यह घर साफ पानी और घनी हरियाली से घिरा है। घर के अंदर मनादो नाम का एक छोटा लड़का हाथ में एक मटका लिए अपने दादाजी के पीछे पीछे चल रहा है। वे एक कमरे में जाते हैं। दादाजी उसे मटका ऊंची शेल्फ पर रखने में मदद करते हैं। फिर बूढ़े आदमी उसे कुछ नाश्ता भी देते हैं। वह भी शेल्फ पर रख देना होता है। जैसे ही लड़का पैकेट शेल्फ पर रखता है, पास के कमरे में बैठी एक छोटी लड़की खुशबू पाकर मुड़ती है। अगले ही पल वह कमरे में दौड़ आती है। उससे मनादो का ध्यान बंट जाता है। तभी वह लड़की चुपके से नाश्ता उठा लेती है और वहां से भाग जाती है। मनादो तुरंत पलटकर देखता है। वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन लड़की बस प्यारी सी मुस्कान देती है और हवा में गायब हो जाती है। मनादो उसे भूत समझकर डर जाता है, लेकिन दादाजी उसे शांत करते हैं। वे कहते हैं उसने जो लड़की देखी वह सचमुच मौजूद है। दादाजी बताते हैं वह ऐसी चीजें देख सकते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते, इसीलिए उन्हें वह छोटी लड़की दिखती है। वह एक शांत आत्मा है जो बहुत समय से इसी घर में रहती आई है। कई साल बाद मनादो बड़ा हो चुका होता है। वह दादाजी का घर छोड़कर अपने दूर के रिश्तेदार के पुराने घर में रहने आता है। जब वह नए घर की ओर बढ़ता है, हरामा नाम का एक युवक मोहल्ले में नए आदमी को देखकर चौंक जाता है। उधर मनादो अपने नए घर तक पहुंचता है। घर का आकार देखकर वह दंग रह जाता है, लेकिन अंदर की गहराई से उठती काली आभा उसे बेचैन भी कर देती है। फिर भी वह खुद को संभालता है और चाबी से फाटक खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही चाबी ताले को छूती है, एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट होती है और काले धुएं जैसी आभा को भगा देती है। हैरान मनादो हाथ में पकड़ी पर्ची देखता है। उसे पता चलता है उसके लिखे हुए शब्द गायब हो चुके हैं। तभी अचानक तेज हवा चलती है। वह पर्ची उसके हाथ से उड़ जाती है। हवा में उड़ते उड़ते वह एक सुनसान छोटे मंदिर पर जा गिरती है और उस पर बची लिखाई भी मिट जाती है। उसी मंदिर की गहराई में एक डरावनी आंखों की जोड़ी खुलती है। घर लौटकर मिनातो अपना सारा सामान नीचे रख देता है और सफाई के सारे कामों की सूची बनाता है। फोन पर मां से बात करते हुए वह सोचता है, इतनी अच्छी जगह है और इतना बड़ा घर, फिर भी किसी ने इसे खरीदा क्यों नहीं। मां बताती है, कई लोग यह घर देखने आए थे, लेकिन वहां पहुंचते ही सब बिना वजह बताए लौट गए। मनादो यह बात सुनकर सिर हिलाता है, लेकिन घर की सफाई में लगकर वह इस अजीब बात को भूल जाता है। फिर वह बगीचे की ओर जाता है। वहां उसे जमीन पर कुछ फूल दिखते हैं। वह चौंक जाता है, क्योंकि उसे याद नहीं कि वह कोई फूल लाया था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक अजीब जीव उसे झांकता दिखता है। कुछ देर बाद माली आता है और कुछ घंटों में पूरा बगीचा साफ कर देता है। फिर वह पूछने लगता है, नए पेड़ कहाँ लगाए जाएं? मनादो कहता है, उसे कुछ नया नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि वह यहां बस थोड़े समय के लिए है। माली भी मान जाता है, लेकिन अचानक उसके कंधे पर काली आभा जमने लगती है और उसे भयानक दर्द होने लगता है। मनादो उसकी तकलीफ देख ही रहा होता है कि घर के अंदर से हवा का झोंका उठता है। उसकी एक पर्ची उड़कर सीधे माली के कंधे से जा लगती है। जैसे ही पर्ची उसे छूती है, उसका दर्द तुरंत गायब हो जाता है। माली राहत से खुश हो उठता है, लेकिन मनादो देखता है उसकी पर्ची की लिखाई फिर मिट चुकी है। तभी उसे पास में कुछ जड़ी बूटियां पड़ी दिखती हैं। वह पूछता है, क्या माली उन्हें साथ लाया था?
माली साफ मना कर देता है और मनादो फिर उलझन में पड़ जाता है। अगले दिन मिनातो उठकर बगीचे में ताजी हवा लेने जाता है। दरवाजे के बाहर उसे रसभरी का एक छोटा गुच्छा मिलता है। इस बार वह एक अजीब जीव को वहां से जाते हुए देख लेता है। उसे दादाजी के घर वाली छोटी लड़की याद आ जाती है। तभी उसे समझ आता है कोई खास आत्मिक प्राणी उसे ये तोहफे दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। इसलिए वह बाजार जाता है और कुछ चढ़ावे खरीद लाता है। वापस आकर वह मिठाई और पेय बाहर रख देता है। यह उसका धन्यवाद होता है। जैसे ही वह सब चीजें सजाता है, एक रहस्यमयी लोमड़ी बगीचे में आ जाती है। वह खुशबू के पीछे पीछे आई होती है। फिर वह लोमड़ी अपना असली रूप दिखाती है और मनादो की जगह पर घुसने के लिए माफी मांगती है। मनादो दंग रह जाता है। वह सोचता है, यह सफेद कुत्ता बोल कैसे रहा है? लोमड़ी तुरंत कहती है, वह कोई कुत्ता नहीं है। उसका नाम यामागामी है और वह इस पहाड़ का देवता है। यामागामी उल्टा हैरान होता है। उसे लगता है, मनादो इतना शांत कैसे है? मिनातो कहता है, उसे तो बस उस पर दया आ रही है, क्योंकि वह इतना सारा तोहफा लाया था। फिर वह सारी मिठाई और पेय यामागामी को दे देता है और वह बिना देर किए खाने लगता है। मिठाई खाते खाते मिनातो उसे शराब भी देता है, लेकिन यामागामी मना कर देता है। वह कहता है, उसकी शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है, वह शराब सह नहीं पाएगा। मिनातो उसे साधारण पानी देता है, दुकान से खरीदा हुआ वही पानी। उसे अपने झरने के पानी जितना पसंद आता है। फिर यामागामी उसका धन्यवाद करता है। वह बताता है, मनादो ने उसकी जान बचाई है। उसके शब्दों की शक्ति ने उन दुष्ट आत्माओं को भगा दिया जो उसकी ताकत चूस रही थीं। मिनातो चौंक जाता है। उसे याद नहीं कि उसने किसी आत्मा से लड़ाई की हो। तब यामागामी समझाता है, उसकी पर्चियों पर लिखे शब्दों में बुरी आत्माओं को मिटाने की शक्ति है। अब जाकर मिनातो समझता है, हर अजीब घटना के बाद उसकी लिखाई क्यों गायब हो जाती थी। इतने में माली अपने भूले हुए औजार लेने लौट आता है। मिनातो थोड़ा झेंप जाता है, क्योंकि यामागामी वहीं बैठा हुआ है। लेकिन यामागामी कहता है, साधारण लोग उसे देख ही नहीं सकते। और सचमुच माली कुछ भी अजीब देखे बिना चला जाता है। उसके बाद मनादो फिर लोमड़ी को पानी देता है। इस बार वह स्पार्कलिंग वाटर देता है। पहले तो यामागामी चौंक जाता है, लेकिन बाद में मुंह में उठते बुलबुले उसे अच्छे लगते हैं। पीते पीते मिनातो सोचता है, उसके शब्दों में ऐसी शक्ति क्यों है? यामागामी को भी असली वजह नहीं मालूम। वह बस उससे पूछता है, क्या लोग हमेशा उसकी लिखावट की तारीफ करते थे? मनादो सिर हिलाता है। वह बताता है, उसका परिवार पहले एक सराय चलाता था। तब एक ग्राहक ने सराय के नामपट पर उसकी लिखावट देखी थी। उसने कहा था, इसे कभी मत उतारना। उसने यह भी कहा, अपने घर के लिए भी एक बनाना। फिर उस ग्राहक ने उसी तरह का एक पट बनवाने के लिए छोटे मनादो को पैसे भी दिए। तब से मिनातो शौक से नामपट बनाने लगा। वह अपने बनाए कुछ पट्ट यामागामी को दिखाता है। यामागामी कहता है, उन्हें घर के चारों ओर टांग दो। जैसे ही वे पट हवेली में लगते हैं, वे चमकने लगते हैं और पूरे घर के चारों ओर चौकोर रक्षक दीवार बना देते हैं। मनादो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी लिखाई में इतनी ताकत हो सकती है, वह सोच भी नहीं सकता। यामागामी कहता है, अगर वह अभ्यास करे तो यह शक्ति और भी बढ़ सकती है। कुछ दिनों बाद यामागामी फिर मिठाई खाने उसके घर आता है। पेट भरकर खाने के बाद
वह अपनी लौटी हुई शक्ति दिखाता है, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज हो जाती है कि मनादो सह नहीं पाता। इसलिए यामागामी उसे थोड़ा दबा देता है। उधर एक सुनसान इमारत में दो दुष्ट आत्माएं हरामा पर झपटती हैं। हरामा तेजी से कुछ मंत्र बोलता है। जैसे ही आत्माएं उसे छूने वाली होती हैं, वह मंत्र पूरा कर देता है और एक नीली ढाल बन जाती है। वह ढाल आत्माओं को रोक देती है। आत्माएं दोबारा हमला नहीं करती। वे भागकर इमारत से बाहर निकल जाती हैं। हरामा जानता है वे बाजार में किसी निर्दोष पर हमला कर सकती हैं, इसलिए वह उनके पीछे भागता है। पीछा करते करते उसे गली के मोड़ पर मनादो दिख जाता है। चेतावनी देने का समय ही नहीं मिलता। आत्मा सीधा मनादो से टकरा जाती है, लेकिन टूटती आत्मा है, मनादो नहीं। हरामा यह देखकर दंग रह जाता है। फिर जमीन पर एक गोल कण गिरता है, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। मिनातो बस यही देखकर परेशान होता है कि उसकी खरीदारी सूची फिर गायब हो गई। वह हरामा से शिकायत करने लगता है। हरामा पूछता है, क्या वह कूड़े के बैग ढूंढ रहा था? और सचमुच मिनातो को वही खरीदने थे। इस तरह उसका बाजार आना बच जाता है। वह हरामा को धन्यवाद कहता है और जल्दी से बैग खरीदने भाग जाता है। उधर वह अजीब गोलकण चुपचाप सड़क की तरफ खिसक जाता है। इधर हवेली पर यामागामी सूने पड़े बगीचे को देखता है और अपनी शक्ति से उसे फिर संवार देता है। थोड़ी देर बाद मिनातो बाहर आता है। वह देखता है पानी लौट आया है और हरियाली फिर ताजा हो चुकी है। वह यामागामी को धन्यवाद देता है, लेकिन तभी ध्यान देता है इतनी शक्ति खर्च करके बेचारा लोमड़ी देवता छोटा हो गया है। कुछ दिन बाद मिनातो घर लौटता है। उसे उम्मीद होती है यामागामी फिर बगीचे में मिलेगा, लेकिन इस बार वह पहले से भी छोटा दिखता है और उसके साथ 3 और छोटे जीव हैं। छोटा यामागामी बताता है ये उसके 3 सहचर हैं। इनके नाम हैं सीरी, उत्सुगी और टोका। मिनातो उन्हें मिठाई देता है और वे सब लालच से खाने लगते हैं। वह मुस्कुराकर कहता है, जितना चाहो खाओ। काफी देर बाद उनका पेट भर जाता है और यामागामी फिर अपने सामान्य आकार में लौट आता है। तभी उसे हवेली के बाहर हरामा दिखता है। वह मनादो से दरवाजा खोलने को कहता है। बाहर हरामा कांप रहा होता है। उसे घर के अंदर से बहुत बड़ी उपस्थिति महसूस हो रही होती है। दरवाजा खुलते ही वह पूछता है, क्या वह थोड़ी बात करने अंदर आ सकता है? अंदर आकर हरामा बताता है वह सरकारी एजेंसी का प्रोफेशन ओझा है। फिर वह पूछता है, क्या बाजार वाली दुष्ट आत्मा मनादो ने ही खत्म की थी? मिनातो उस घटना को याद करता है। तब हरामा बताता है, हाल में दुष्ट आत्माएं बहुत बढ़ गई हैं। अपने काम के लिए उसे मनादो की शक्ति वाला ताबीज चाहिए। मिनातो उलझ जाता है, लेकिन यामागामी कहता है उसे बस एक और खरीदारी सूची लिख दे। मिनातो हरामा से पूछता है, क्या सच में उसे शॉपिंग लिस्ट चाहिए? हरामा पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे लगता है शायद उस सूची में कोई खतरनाक चीज होगी। लेकिन जब मिनातो चाय और टॉयलेट पेपर जैसी चीजें लिखने लगता है, हरामा गुस्से में चाय उगल देता है। सूची पूरी होने पर उसे उसमें रहस्यमय शक्ति महसूस होती है। उधर मिनातो अचानक थका हुआ महसूस करता है। यामागामी याद दिलाता है उसने अभी बहुत शक्ति इस्तेमाल की है। आखिर में हरामा ढेर सारा पैसा निकालता है। वह मिनातो की उस कीमती सूची की कीमत चुकाता है। पहले तो मिनातो मना करता है। वह कहता है उसने तो बस साधारण शब्द लिखे हैं। लेकिन हरामा कहता है
वह उसकी कीमत कम नहीं करेगा, इसलिए मनादो मजबूरी में पैसे ले लेता है। फिर भी वह धन्यवाद के बदले उसे एक आखिरी तोहफा देता है। मिनातो हरामा के हाथ पर पंचभुज जैसा निशान बनाता है। वह कहता है, यह उसके ओझा वाले काम में काम आएगा। तभी हरामा को एक नए मामले का तुरंत फोन आता है और वह जल्दी से निकल जाता है। घटनास्थल पर पहुंचकर वह देखता है उसके साथी एक विशाल दुष्ट आत्मा से घिरे हैं। हरामा सीधे उस आत्मा पर टूट पड़ता है, लेकिन आत्मा पलटती है और उसे निगलने ही वाली होती है। तभी उसके हाथ का वह चिन्ह अचानक सक्रिय हो जाता है और आत्मा को पूरी तरह मिटा देता है। हरामा यह देखकर सन्न रह जाता है। उसे समझ आता है मिनातो की असली शक्ति कितनी गहरी है। अध्याय 2 भाग 2। कुछ दिन बाद यामागामी का रोज रोज आना सामान्य हो जाता है। मिनातो बैठकर खर्चा जोड़ता है। उसे समझ आता है इतने सारे तोहफों का पैसा एक बेरोजगार लड़के के बस का नहीं है। वह खुद बेरोजगार है और जिन पर खर्च कर रहा है वे भी निकम्मे ही हैं। फिर भी बगीचे में बैठकर दुनिया की बढ़िया चीजें खा रहे हैं। मिनातो ने उन्हें सस्ता खाना देकर देख लिया था, लेकिन यामागामी के नकचढ़े सहायकों को वह बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसे महंगी चीजें ही देनी पड़ती हैं। और यही चलता रहा तो जल्दी ही उसके बिल भरने के पैसे खत्म हो जाएंगे। जब वह भविष्य को लेकर परेशान होता है, यामागामी देखता है बगीचे में एक छोटा पत्थर चुपचाप प्रकट हुआ है। बाद में मनादो नौकरी ढूंढने निकलता है। वह पार्ट टाइम काम के बारे में सोचता है, लेकिन फिर याद आता है उससे उन पेटू सहायकों का खर्च नहीं चलेगा। तभी उसे पास में एक लॉटरी ड्रॉ दिखता है। वह सोचता है, चलो किस्मत आजमा लेते हैं। और अजीब बात, मिनातो सीधे 1,00,000 येन जीत जाता है। उसे लगता है कम से कम 3 दिन की राहत मिल गई। नौकरी टालने की खुशी में वह यामागामी के लिए पेय खरीदने जाता है, लेकिन दुकान में घुसते ही वह दिन का 333वां ग्राहक निकलता है। किसी वजह से दुकानदार इस संख्या पर खुश हो जाते हैं। इनाम में वे उसे अपनी सबसे अच्छी ड्रिंक्स दे देते हैं। मिनातो सोचता है, क्या उसकी लगातार किस्मत बस एक संयोग है? लेकिन बाद में जब वह हर तरह का जैकपॉट जीतने लगता है, तब उसे यकीन हो जाता है उसकी किस्मत के साथ कुछ अजीब हुआ है। आखिर वह घर लौटता है। अब तो वह लगभग मालामाल हो चुका है। वह यामागामी से पूछता है, क्या उसने लॉटरी में धांधली की? यामागामी सिर हिलाकर मना करता है और तालाब में बैठे एक अजीब कछुए की तरफ इशारा करता है। वह बताता है, इस पत्थर जैसे कछुए का नाम रेकी है और यह 4 पवित्र भाग्य प्राणियों में से एक है। कहा जाता है यह सौभाग्य देता है। असल में मनादो ने कभी इसकी मदद की थी, इसलिए यह उसका उपकार लौटाने आया है। मिनातो कहता है उसे याद ही नहीं कि उसने किसी कछुए को बचाया हो। तब यामागामी समझाता है, बाजार के पास जो दुष्ट आत्मा नष्ट हुई थी उससे रेकी छूट गया था, यानी मनादो ने परोक्ष रूप से उसकी मदद की थी। फिर भी मिनातो थोड़ा संदेह में रहता है। तभी उसकी मां का फोन आता है। वह बताती है, पुरानी खरीदी हुई लॉटरी में उसके 1 मिलियन येन लगे हैं। अब जाकर मनादो मानता है रेकी सचमुच कमाल का है और वह उसका धन्यवाद करता है। यामागामी कहता है, रेकी तालाब में रहना चाहता है। मनादो सोचता है उसे रहने देना चाहिए या नहीं। यामागामी उसे याद दिलाता है, घर का मालिक वही है और यह छोटा कछुआ उसे बिना काम किए जिंदगी काटने में मदद कर सकता है। मिनातो आसानी से उसे रहने देता है।
फिर पहले की मदद के बदले वह रेकी को कुछ ड्रिंक्स देता है। मुफ्त पेय का नाम सुनते ही धीमा कछुआ बिजली की तरह कटोरे के पास पहुंच जाता है। मिनातो हंस पड़ता है और कहता है, जितना चाहो पी लो। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ गोला प्रकट होता है। जमीन पर टिकते ही उसकी रोशनी मिट जाती है और अंदर बीजों का एक गुच्छा दिखता है। मिनातो पूछता है, ये बीज आए कहां से? यामागामी बताता है, यह रेकी का तोहफा है। जब मनादो उन्हें बोने लगता है, यामागामी चेतावनी देता है। वह कहता है, इनसे बहुत बड़ा पौधा उगेगा, बगीचा खराब न हो। इसलिए मिनातो सही जगह पूछकर उन्हें वहां बो देता है। बीज दबाते हुए वह पूछता है, आखिर इससे उगेगा क्या? लेकिन यामागामी इसे सरप्राइज ही रहने देता है। कुछ दिन बाद मनादो बगीचे में लौटता है। उसके हाथ में यामागामी और उसके सहायकों के लिए कुकीज हैं। अचानक छत से दो छोटे आत्मिक जीव झांकते हैं। बेचारा मनादो डर जाता है। तब यामागामी उन्हें नाम लेकर पुकारता है। वे हैं फूजिन और राइन। मनादो समझ जाता है, ये जापानी कथाओं के हवा और बिजली के प्रसिद्ध देवात्मा हैं। कहानियों में वे बहुत डरावने बताए गए थे, लेकिन असल में वे काफी प्यारे लगते हैं। उनकी असली पहचान जानकर मिनातो उन्हें भी कुकीज देता है और वे खुशी से खा लेते हैं। फिर दोनों यामागामी को चिढ़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, वह तो मरते मरते बचा था। लेकिन बूढ़ा लोमड़ी देवता अकड़कर कहता है, वह इतनी आसानी से नहीं मरता। उधर उसके सहायक नाराज हैं, क्योंकि उन दोनों ने उनकी कुकीज खा लीं। जब मनादो पूछने वाला होता है कि वे यहां क्यों आए, तब जुड़वा देवता खुद बताते हैं, वे बस इस मशहूर बगीचे को देखने आए थे। तभी उनकी नजर कटोरे से पीते रेकी पर पड़ती है। मिनातो कहता है, वे भी चाहें तो पी सकते हैं। दोनों के पी लेने के बाद फूजन मनादो को हवा की शक्ति उपहार में देता है। मनादो चौंक जाता है। वह पूछता है, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? यामागामी कहता है, खुद को हवा चलाते हुए कल्पना करो। इन निर्देशों पर मनादो हाथ आगे बढ़ाता है और पूरी ताकत से ध्यान लगाता है। थोड़ी ही देर में उसी दिशा में हल्की हवा बहने लगती है। मिनातो खुश हो जाता है। उसे लगता है उसे नया जादुई वैक्यूम क्लीनर मिल गया। लेकिन यामागामी कहता है, अभ्यास से यह शक्ति बहुत बढ़ सकती है। उधर एक अंधेरी जगह पर हरामा फिर दुष्ट आत्माओं से लड़ रहा होता है। एक और आत्मा मिटाने के बाद वह देखता है, मिनातो का बना पंचभुज धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। उसे थोड़ा अफसोस होता है, क्योंकि इतनी जबरदस्त शक्ति खत्म होने वाली है। तभी पास से उसके दो साथी घबराकर चीखते हैं। पलटकर देखने पर उसे अकिजो नाम का आदमी एक विशाल दुष्ट आत्मा में फंसा दिखता है। अकिजो की साथी होरावा पास खड़ी है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही। अकिजो चिल्लाकर उससे मदद मांगता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। आत्मा हमला करने झपटती है। तभी हरामा समय पर पहुंचता है और एक शॉपिंग लिस्ट फेंककर आत्मा को खत्म कर देता है। हरामा जब होरावा का हाल पूछता है, अकिजो की नजर उसके हाथ की सूची पर पड़ती है और वह चिढ़ जाता है। बाद में वह होरावा से पूछता है, हरामा की इन खतरनाक सूचियों का स्रोत क्या है? होरावा कहती है, उसे नहीं पता। अकिजो और झल्ला उठता है। होरावा समझ नहीं पाती वह इतना चिढ़ क्यों रहा है। फिर वह पूछ बैठती है, उसे हरामा से इतनी नफरत क्यों है? यह सुनकर अकिजो और भड़क जाता है। आखिरकार होरावा खुद को छुड़ाकर चली जाती है।
और अकीजो अपने जले हुए अहंकार के साथ अकेला रह जाता है। कुछ दिन बाद मनादो बगीचे में आता है। वह देखता है बाहर बारिश रुक चुकी है। यामागामी बताता है बगीचे पर असर नहीं पड़ा क्योंकि यहां रहने वाले सभी जादुई प्राणियों की ऊर्जा मिलकर इसके चारों ओर रक्षक परत बना चुकी है। तभी मनादो देखता है उसके बोए बीज अब एक छोटे पौधे में बदल गए हैं। यामागामी कहता है इस पौधे का नाम कुसेनिनोई होगा। यह उसके नाम पर घर का पवित्र वृक्ष बनेगा। मिनातो सिर हिलाता है। वह पौधे को पानी देता है और फिर यामागामी के लिए कुछ और नाश्ता निकालता है। जब सफेद लोमड़ी खा रही होती है, मिनातो अपने सामान से हाइकिंग का सामान निकालता है। यामागामी पूछता है वह जाने की तैयारी क्यों कर रहा है। मिनातो कहता है वह उसी के पहाड़ पर चढ़ने जाएगा। यामागामी चौंक जाता है। वह चेतावनी देता है उसका पहाड़ आसान नहीं है। लेकिन मनादो अपने सामान पर भरोसा करता है। आखिर यामागामी मान जाता है। वह कहता है मंदिर से ऊपर मत जाना, बाकी चढ़ाई कर सकते हो। तैयारी पूरी होने पर मिनातो माउंट होजो की ओर निकलता है। यामागामी के 3 सहचर भी उसके साथ हैं। रास्ता बहुत कठिन निकलता है। मिनातो हांफने लगता है, लेकिन वे तीनों आत्मिक साथी उसे लगातार हौसला देते हैं। लंबी कठिन चढ़ाई के बाद मनादो एक खुली जगह पर पहुंचता है। वहां उसे यामागामी का टूटा पुराना मंदिर दिखता है। तीनों सहचर कहते हैं उसे साफ सफाई की जरूरत नहीं, लेकिन मनादो कहता है वह अपने दोस्त के सम्मान में इसे ठीक करना चाहता है। उसकी सच्चाई देखकर वे आत्माएं भी उसकी मदद करती हैं। वे सामान ढोती हैं और टूटे मंदिर की मरम्मत कर देती हैं। कुछ समय बाद सब काम खत्म हो जाता है। फिर वे बैठकर खाने लगते हैं। तभी पास के जंगल से डरावनी गरज सुनाई देती है। कोई कुछ समझाए बिना वे आत्माएं जांच करने उठ जाती हैं। मनादो भी उनके पीछे भागता है। उनके पास पहुंचकर उसे झरने के पास काला धुंधल का जमा दिखता है। उसी धुएं से एक दुष्ट आत्मा निकलती है और एक छोटे सहचर पर हमला करती है। डरा हुआ वह सहचर मनादो की बाहों में छिप जाता है। उनमें से एक कहता है उस दुष्ट आत्मा ने किसी और जीव को भी निगल लिया है। फिर वह मिनातो से पूछता है क्या उसे आत्मा साफ दिख रही है। मिनातो कहता है उसे सामान्यतः सिर्फ अच्छी आत्माएं दिखती हैं, लेकिन यह दुष्ट आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसे इसकी झलक दिख रही है। तीनों छोटे साथी उसके पास जाने से डर रहे होते हैं, इसलिए मिनातो खुद आगे बढ़ता है। वह अपनी एक पर्ची से आत्मा को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा वार बचा लेती है और पलटकर हमला करती है। मिनातो समझ जाता है सीधे भिड़ना खतरनाक होगा। तभी उसके दिमाग में एक नया तरीका आता है। वह बैग से अपनी ढेर सारी पर्चियां निकालता है, उन्हें हवा में उछाल देता है, फिर हवा की शक्ति से उन्हें मशीनगन की तरह दुष्ट आत्मा की ओर उड़ाता है। इस बार एक पर्ची निशाने पर लग जाती है और आत्मा तुरंत मिट जाती है। उसके गायब होते ही उसके भीतर से एक चमकता गोला गिरता है। रोशनी हटती है तो अंदर एक अजीब जीव दिखता है। मिनातो उसकी हालत देखने बढ़ता है, लेकिन वह जीव चौकन्ना होकर तुरंत भाग जाता है। मिनातो को थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन वह खुश भी है कि वह जीव सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद वह घर लौटता है। यामागामी उसके मंदिर की सफाई के लिए उसका धन्यवाद करता है। फिर मिनातो उस अजीब जीव के बारे में पूछता है।
लेकिन यामागामी एक बार फिर राज छिपा लेता है। मिनातो इसे मान लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर कुसेनेनोई पेड़ पर पड़ती है। वह देखता है पेड़ की बढ़त रुक गई है। सहचर बताते हैं, यह साधारण पेड़ नहीं है, यह पवित्र वृक्ष है। इसकी बढ़त सामान्य पेड़ों जैसी नहीं होगी। इसी बीच रेकी उसे दरवाजे की ओर सतर्क करता है। मनादो बाहर जाता है। वहां हवा में तैरता एक छोटा नीला ड्रैगन दिखाई देता है। वह ड्रैगन झुककर मनादो का अभिवादन करता है। मनादो भी आदर से झुकता है। फिर उसे अंदर बुला लेता है और यामागामी से उसके बारे में पूछता है। यामागामी बताता है उसका नाम ओर्यू है और वह भी 4 भाग्यवान पवित्र प्राणियों में से एक है। ओर्यू कुसेनेनोई पेड़ को देखता है, फिर बाहर जाकर एक अजीब शक्ति बुलाता है। जादुई बाधा के बावजूद बगीचे के ऊपर काले बादल घिराते हैं और जब बारिश शुरू होती है तो वह पेड़ सेकंडों में बहुत विशाल हो जाता है। पेड़ के बढ़ जाने पर ओर्यू बारिश रोक देता है। फिर मनादो से पूछता है, क्या वह तालाब में रह सकता है? मनादो कहता है, अगर रेकी को आपत्ति न हो तो उसे मंजूर है। रेकी भी मना नहीं करता और ओर्यू वहीं रहने लगता है। यामागामी कहता है, ओर्यू मनादो को बहुत पसंद करता है। हालांकि उसे मुक्त करने का काम तकनीकी रूप से हरामा ने किया था, लेकिन ओर्यू ने समझ लिया असल शक्ति का स्रोत मिनातो है। इसलिए वह धन्यवाद कहने उसके घर चला आया। अचानक हरामा खुद दरवाजे पर आ जाता है। उसे भूत भगाने वाली लिखावट का एक नया सेट चाहिए। मिनातो उसके लिए नई पर्चियां निकाल देता है। बदले में हरामा धन्यवाद के तौर पर एक स्वादिष्ट मिठाई देता है। खाने की खुशबू पाकर यामागामी के मुंह में पानी भर आता है, लेकिन मनादो हरामा से ही बात करता है। वह पूछता है, हाथ वाला पंचभुज कितना काम आया? हरामा उसकी ताकत की बहुत तारीफ करता है। फिर वह कहता है, इस बार हाथ पर दूसरा चिन्ह बना दो। मनादो सोचता है, क्या उसे पंचभुज पसंद नहीं? तब हरामा बताता है, वह किसी और परिवार का कुल चिन्ह है, इसलिए उसे दूसरा आकार चाहिए। मिनातो सिर हिलाता है और उसके हाथ पर नया निशान बना देता है। काम करते समय हरामा का एक भरोसेमंद साथी कहता है, मिनातो की पर्चियां फेंकने में आसान नहीं है। हरामा बताता है, उसने यह समस्या पहले ही सुलझा ली है। अब वह मिनातो से मजबूत बिजनेस कार्ड लिखवाता है। यह सुनकर उसका साथी मजाक करता है। वह कहता है, फेंकने वाले कार्डों के साथ हरामा तो सुपर हीरो बन गया। फिर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह हरामा को चेतावनी देता है, मिनातो की पहचान छिपाकर रखो, क्योंकि कोई बुरा इंसान उसकी आत्मारोग शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकता है। वह यह भी कहता है, अकीजो को मिनातो के बारे में पता चल चुका है। उम्मीद है वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर बाजार में मनादो की मुलाकात अकीजो से हो जाती है। अकीजो उसे घूरता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। मिनातो उलझन में पड़ जाता है, लेकिन चलते चलते वह यह नहीं देख पाता कि अकीजो उसकी पीठ पर चुपके से एक छोटा ताबीज चिपका गया है। यहीं दूसरा एपिसोड खत्म होता है। अगला भाग मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखें।